सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओपियम पॉइजनिंग। ओपियम को हिंदी में अफीम बोलते हैं और पेपेबर सोमनीफेरम इसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम। ठीक है। अब ना पूरे इंडिया में उगता है ये, बट इसका कल्टीवेशन बैन करा हुआ है। सिर्फ लाइसेंस लेके ही आप इसको कल्टीवेट कर सकते हो, वो भी लाइसेंस कहाँ से लेना है पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और किस पर्पज़ के लिए? सिर्फ फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए इसको कल्टीवेट किया जाता है। नाउ कमिंग टू किन किन फॉर्म में ओपियम एग्जिस्ट करता है। तो ड्राई कैप्सूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ड्राई कैप्सूल बनता कैसे है? ओपियम पाउडर को सुखा के ड्राई कैप्सूल बनाया जाता है। तो ये एज अ सिडेटिव फॉर्मेंटेशन एंड पॉल्टाइज की तरह काम करता है। इनका मतलब होता है कि पेन को ईज करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। अब अगर फ्रेश ओपियम है तो वो कैसा दिखता है? वो डार्क ब्राउन, हार्ड और ब्रिटल दिखता है। ठीक है। एक वो होती है, एक तीसरी फॉर्म होती है जिसका नाम होता है पोस्ट का डोडा। पोस्ट का डोडा। डोडा बर्फ़ी नहीं होती है, ये काफ़ी खतरनाक बर्फ़ी होती है। ठीक है। 0.1 से 0.3% मॉर्फिन होता है इसके अंदर। अब पॉपी सीड्स क्या होते हैं? ये ना खसखस बोला जाता है इसको कॉमन लैंग्वेज में। वाइट हार्मलेस डिमल्सेंट होते हैं। डिमल्सेंट क्या चीज़ होती है? एनीथिंग जो कि इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को कम करती है उसको हम डिमल्सेंट कहते हैं। तो ये फूड में यूज़ होती है। ठीक है। अब पॉपी सीड ऑयल भी होता है इसका पांचवा फॉर्म, जो कि लाइटनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है और किचन में यूज़ होता है। ओके। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द एल्कलॉइड्स इन द ओपियम। ओपियम में ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं? तो मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है और थिवेन होता है, पेपेवेरिन होता है और नार्कोटीन होता है। इनकी ना दो क्लासेस होती हैं। फिनेंथ्रीन क्लास के अंदर 3 एल्कलॉइड्स आते हैं और आइसोक्यूनोलिन क्लास के अंदर 2 एल्कलॉइड्स आते हैं। ठीक है। फिनेंथ्रीन क्लास के अंदर 3 एल्कलॉइड्स, आइसोक्यूनोलिन के अंदर 2 एल्कलॉइड्स। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द ओपियम रिसेप्टर्स। तो इसकी डिस्कवरी ना मार्टिन एंड गिलबर्ट ने की थी। अब रिसेप्टर का काम क्या है? तो देखो, ओपियम बॉडी के अंदर गया या ओपियोइड सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर गए तो वो कहाँ पे जाके एक्ट करेंगे? तो वो इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसेप्टर्स ये क्या क्या करवाते हैं? सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया। सुप्रास्पाइनल का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके पेन को रिलीफ दे दे, उसको हम सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेन पे एक्ट कर रही है। और यूफोरिक इफेक्ट्स कॉज करता है म्यू रिसेप्टर्स की वजह से। यूफोरिया का मतलब होता है सेंस ऑफ वेल बीइंग। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसमोटिलिटी कॉज करता है और मियोसिस कॉज करता है। मियोसिस का मतलब होता है ना कि प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन हो जाना। जो हमारी आईज होती है, आईज के अंदर ये छोटा सा ब्लैक पार्ट प्यूपिल होता है, इसकी कंस्ट्रिक्शन मतलब ये सिकुड़ जाता है। ठीक है। कप्पा रिसेप्टर्स ये भी सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया कॉज करते हैं, मियोसिस कॉज करते हैं मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल्स, और डिस्फोरिया कॉज करता है। डिस्फोरिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। यूफोरिया का होता है ना स्टेट ऑफ वेलबींग, वैसे डिस्फोरिया उसका अपोजिट टर्म है। ठीक है। अब अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सीएनएस स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं, सीएनएस स्टिमुलेशन में। अब स्टैंडर्ड ओपियम एक टर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है? ओपियम जिसमें कि 10% मॉर्फिन कंटेंट होता है ना, उसको हम स्टैंडर्ड ओपियम बोलते हैं। अब थोड़ा सा ना मैकेनिज्म समझते हैं कि ये जो मॉर्फिन या ओपियम हमारी बॉडी में जा रहा है ये यूज़ कहाँ होगा। तो जो मॉर्फिन का अपटेक होता है ना स्पाइनल कॉर्ड में, सिर्फ सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा के अंदर होता है। फिर वहाँ से वो सॉलिटरी न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, फिर ब्रेन के एरिया पोस्ट्रेमा के अंदर चला जाता है। आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है ये CTZ जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, क्योंकि यहीं से क्या होता है? हमारे रेस्पिरेशन का मीडिएशन होता है, कफ का मीडिएशन होता है। मतलब रेस्पिरेशन के इम्पल्सेस, कफ के इम्पल्सेस, पॉस्टुरल हाइपोटेंशन के इम्पल्सेस और नोजिया के इम्पल्सेस इस जगह से पास होते हैं। तो जब ओपियम इस पे एक्ट करेगा तो वो इन सबको डिस्टर्ब करता है। ठीक है। अभी हम आगे सिम्टम्स एंड साइंस में देखेंगे कि कैसे कैसे इनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये CTZ जोन पे काम करता है ओपियम, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अब मॉर्फिन जो होता है ना ये पेन में रिलीफ के लिए काम आता है। तो ये कैसे करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ये पेन को रिलीव कर देता है। ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स। अब एक्यूट साइंस एंड सिम्टम्स एक्यूट पॉइजनिंग में क्या आएंगे? ठीक है। तो इसमें ना कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट पहली स्टेज होती है। इसमें क्या होता है? यूफोरिया होता है, सेंस ऑफ वेलबींग, रेस्टलेसनेस, हेल्यूसिनेशन, फेस की फ्लशिंग होगी मतलब रेड सा हो जाएगा फेस, और रेज्ड पल्स होगी। और ये सिम्टम्स अगर लास्ट डोज में लिया गया है ना तो ये सिम्टम्स नहीं आते, फिर आगे वाले सिम्टम्स आते हैं। और बच्चों के अंदर ना कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं, इसलिए जिन बच्चों को बचपन में कभी कभी अफीम की पॉइजनिंग हो जाती है ना, अफीम चटा देते हैं, तो उनको कन्वर्जन्स हो जाते हैं। ठीक है। अब स्टेज ऑफ स्टपर, ये दूसरा स्टेज है। इसमें क्या होता है? जो नर्व सेंटर्स है ना उनका डिप्रेशन हो गया है, तो उससे क्या होगा? हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, गिडिनेस और अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्लीप, मतलब कि बंदा सोना चाहेगा और पेशेंट को तब तक नहीं जगाया जा सकता, मतलब किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को यूज करके नहीं जगाया जा सकता जब तक कि उस पर ओपियम का इम्पैक्ट है। ठीक है। अब प्यूपिल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं और कंजक्टाइवा में कंजेशन होता है।
ये जो है आइस के पार्ट है, प्यूपिल्स और कंजक्टाइवा। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलती है, इचिंग सेंसेशन होती है, और पल्स और रेस्पिरेशन नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसमें पल्स और रेस्पिरेशन नॉर्मल रहते हैं। अभी हम अगली स्टेज में देखेंगे ना, स्टेज ऑफ नार्कोसिस के अंदर इसमें पल्स और रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, तो स्टेज ऑफ नार्कोसिस में डीप कोमा होता है, मसल जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, सारी रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाती हैं, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं करता। फेस पेल हो जाता है, लिप्स लिविड हो जाते हैं, लिविड का मतलब होता है ना ब्लूइश हो जाते हैं। लोअर जॉ ड्रॉप कर जाता है, मतलब कि लोअर जॉ ऐसा लगेगा ड्रॉप कर गया है। फिर प्यूपिल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और लाइट के लिए रिएक्ट नहीं करते। इनको ना हम पिन पॉइंट प्यूपिल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफ़ी वाइवा में क्वेश्चन आता है कि पिन पॉइंट प्यूपिल कौन सी पॉइजनिंग में देखे जाते हैं, तो ओपियम पॉइजनिंग में देखे जाते हैं। और बीपी लो होता है। रेस्पिरेटरी रेट जो है ये 2 से 4 पर मिनट, 2 से 4 ब्रीदिंग पर मिनट, जिसे हम साइंस स्ट्रोक्स ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये भी वाइवा का क्वेश्चन है कि साइंस स्ट्रोक्स ब्रीदिंग किस में देखी जाती है, तो ओपियम पॉइजनिंग के अंदर, एक्यूट ओपियम पॉइजनिंग में देखी जाती है। पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाते हैं, ये ओपियोइड ओवरडोज ट्रायड है, मतलब किसी भी ओपियम के कंपाउंड का अगर ओवरडोज हो गया तो ये 3 सिम्टम्स तो आएंगे ही। पिन पॉइंट प्यूपिल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जिसको हम साइंस स्ट्रोक्स ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, और डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये 3 सिम्टम्स आते हैं। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन सी कंडीशन से करना पड़ता है कि ओपियम पॉइजनिंग है या फिर ये सब कंडीशन है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो बिल्कुल ओपियम पॉइजनिंग जैसे सिमिलर सिम्टम करती है, जैसे एपोप्लेक्सी, यूरेमिक कोमा, एपिलेक्टिक कोमा, हिस्टेरिकल कोमा। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं, जबकि ओपियम पॉइजनिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाते हैं। और एक्यूट एल्कोहलिक पॉइजनिंग। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ABCDE प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ABCDE प्रोटोकॉल का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी में कोमा वोमा ये सब आता है, और एक्सपोजर। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे। फिर गैस्ट्रिक लेवास देते हैं कैमेनोफोर के साथ, एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं, होल बावल इरिगेशन यूज़ करते हैं। एक ना ओपियम पैकेट करके कुछ होता है जो कि जो स्मगलर्स होते हैं वो खा लेते हैं एज इट इज़, तो उनके लिए हम होल बावल इरिगेशन करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं हम एनेमा के लिए। एनेमा का मतलब होता है कि पूरे जो GIT में जो भी चीज़ गई है उसको स्टूल्स के थ्रू बाहर लाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, अब नैलोक्सेन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका एंटीडोट ऑफ चॉइस है, आपको याद रखना है। नैलोक्सेन ओपियम का एंटीडोट होता है, हाइड्रोक्लोराइड, नैलोक्सेन हाइड्रोक्लोराइड। ये कैसे दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली, इंट्राविनसली और सबक्यूटेनियसली। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, मार्कोस टेस्ट होता है। इस पर आपको अगर ज़्यादा देखना है तो आप वीडियो इलस्ट्रेशंस देख सकते हो कि मार्कोस टेस्ट में क्या करते हैं। ठीक है, बट आपको वो नाम याद रखना है कि मार्कोस टेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट होता है। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा, सबसे पहले एविडेंस मिलेगा ड्रग एब्यूज़ का, क्योंकि ओपियम पॉइजनिंग ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो ओपियम को एज अ ड्रग लेते हैं। तो इंजेक्शन के प्रिक मार्क्स मिलेंगे, एब्सेस मिलेंगे उन जगहों पे, और ओल्ड हीलिंग स्कार्स मिलेंगे जहाँ पे भी वो इंजेक्शन से लेते थे ना ओपियम, उस जगह पे। ठीक है, साइंस ऑफ एस्फिक्सिया मिलेंगे क्योंकि रेस्पिरेशन को ये डिप्रेस कर रहा है। फ्रोद मिलेगा माउथ और नोज के अंदर। ब्लड जो होगा वो डार्क और फ्लूइड फॉर्म में आ जाएगा। और स्टमक के अंदर हमें क्या मिलेगा, लंप्स ऑफ ओपियम। तो ये ऑटोप्सी फाइंडिंग्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू इट्स मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में हम देखेंगे ये एक आइडियल सुसाइडल पॉइजन होता है क्योंकि ये पेनलेस डेथ कॉज करता है, पेन नहीं होता। रेयरली इसको यूज़ किया जाता है होमिसाइड के लिए क्योंकि इसकी कलर और स्मेल बहुत यूनिक होती है। और कैटल पॉइजन के लिए जब इसको यूज़ करता है ना तो इसको गुड़ के साथ मिला के दिया जाता है, और ये ना प्यूट्रीफेक्शन नहीं होने देता, तो काफ़ी दिनों तक इसका प्यूट्रीफेक्शन नहीं होगा, तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है डेड बॉडी के अंदर। और ये प्रिफर्ड ड्रग होती है यूथनेसिया के लिए। अब ये यूथनेसिया क्या होता है, ऐसे पेशेंट जिनमें कोई इनक्योरेबल डिजीज़ है और उनको किल करना होता है ना, तो पेनलेस किलिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यूथनेसिया। नाउ एक और मेडिको लीगल एस्पेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ब्रैम्पटन्स कॉकटेल। इसमें क्या होता है, मॉर्फिन, कोकेन, इथाइल अल्कोहल और क्लोरप्रोमाजीन, ये सब यूज़ करके, मिक्स करके यूज़ करते हैं। क्या, किस लिए, जो क्रॉनिक पेन होता है ना कैंसर पेशेंट में, उसको रिलीव करने के लिए। अब तो इसको नहीं यूज़ किया जाता, बट सबसे पहले ब्रैम्पटन रॉयल हॉस्पिटल में यूज़ किया गया था, इसलिए इसका नाम होता है ये। अब प्रोलॉन्ग्ड यूज़ अगर कोई ओपियम का कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उस फिनोमेना को हम मॉर्फिनिज्म कहते हैं या मॉर्फिनोमैनिया कहते हैं। इससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ यूफोरिया होता है। ठीक है, प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया। और ये पर्सन जो होता है ये क्या कर सकता है, ये 3 से 6 ग्राम पर डे, इतना इसका टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाता है, ओपियम को टॉलरेट कर सकता है। इफेक्ट्स क्या आते हैं पर्सन के ऊपर, इमेसिएशन होता है, ड्राई स्किन हेयर होती है, मल्टीपल स्कार्स होंगे जहाँ से भी इंजेक्शन लेता है वो, IV या IM। ठीक है, पिगमेंटेशन होती है माउथ और आईलिड्स के पास, डिमेंशिया होता है, मैनिया होता है, हेल्यूसिनेशन होता है,
नींद नहीं आती, मतलब इंसोम्निया होता है, और सडन स्टॉपेज, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि एडिक्ट थी, ओपियम एडिक्ट, अगर उसमें रोक दिया जाएगा ना तो विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से डेथ हो सकती है फीटस की भी। विड्रॉल सिम्टम्स कुछ घंटों से 3 से 4 दिन तक रहते हैं। फेटल डोज देख लेते हैं लास्ट। तो क्रूड ओपियम 2 ग्राम, मॉर्फिन 200 मिलीग्राम, कोडीन 800 मिलीग्राम और हीरोइन 50 मिलीग्राम, ये इनका फेटल डोज होता है। सो ये था ओपियम पॉइजनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।